हेलो गाइस। सो हम लोग फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो करने वाले हैं। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो एक मिनिस्ट्री जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें एक डिपार्टमेंट है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके। सो ये जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है, सो दिस इज द ओल्डर डिपार्टमेंट। और ये क्या करता है, फूड इकोनॉमी फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन जो है उसको कंट्रोल करता है या उसको इनेबल करता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नया डिपार्टमेंट है। सो दो डिपार्टमेंट हो गए। एक है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो है ये सेपरेटली 1997 में बनाया गया था ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से देख सके। इसका एक मैस्कॉट है जागृति। अब ऐसा मैस्कॉट कहीं और आपने याद किया होगा, प्रकृति मैस्कॉट था। जब हम इन्वायरमेंट का कर रहे थे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का प्रकृति मैस्कॉट था। सो उसके प्रकृति मतलब क्या होता है, नेचर। तो नेचर से याद रखिएगा। और जागृति मैस्कॉट किसका है? जागृति मैस्कॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। किस चीज के बारे में आपको जागरूक करना है? जागरूक ग्राहक। जागो ग्राहक, जागो सुना है आपने? इट्स अ वेरी वेरी फेमस लाइन। सो जो कंज्यूमर राइट्स जो है उसके बारे में है। सो जागृत करना है आपको, है ना। तो जागृति मैस्कॉट वहीं से आया। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो क्या करता है, डीसीए जिसको हम कहते हैं, वो हैंडल करता है एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या है, पुराना एक्ट है 1955 का। तो उस समय क्या होता था और आज क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। दैट ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती थी। क्या होती थी? ब्लैक मार्केटिंग, जिसमें क्या करते थे, होर्डिंग जो है वो किया जाता था। और उसके बाद जो है प्राइजेस राइज होते थे एंड देन इट यूज टू बी रिलीज्ड इनटू द मार्केट। अब इसको टैकल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया। सो इसमें क्या करते हैं ये, गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि मार्केट में आप इंटरवीन करें और इंश्योर करें अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज। अब ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है ये क्या है? सो एसेंशियल कमोडिटीज का फिक्स लिस्ट होता है क्या? द आंसर इज नो। देर इज नो फिक्स लिस्ट। वो जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट के पास पावर है। सरकार के पास पावर रहता है कि इट कैन मॉडिफाई द लिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री। अब जो भी देश का नीड्स जो है चेंज होगा उस हिसाब से लिस्ट अपडेट होगा, उसमें चीजें ऐड की जाएंगी, चीजें रिमूव की जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं सपोज जैसे पल्सेस है। सो पल्सेस इज, वी आर अ डेफिशिएंट कंट्री ऑल्दो वी आर द नंबर वन प्रोड्यूसर, लेकिन हम इतना कंज्यूम करते हैं, चावल दाल का हमारा कल्चर है कि वी आर डेफिशिएंट। अब इस केस में क्या है कि इसको जो है हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डालेंगे तो सेंस बनेगा। अब सपोज देर वॉज सम फूड क्रॉप विच वॉज देयर इन द 1970s एंड वी वेर नॉट सफिशियंट। अगर हम उसके लिए सफिशियंट हो गए, हमारा प्रोडक्शन ट्रिपल चार गुना हो गया, सो हम उसको रिमूव कर देंगे। सो इस तरीके का पावर किसके पास है? सरकार के पास है कि दे कैन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज एंड दे कैन डू द प्राइस कंट्रोल। ओके। और ये जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, ब्लैक मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग, इन सब पे बैन लगा सकते हो। ओके। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जिसको हम डीसीए कहते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 उसको भी हैंडल करता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर जो है वी हैव टू इंपॉर्टेंट एक्ट। वन इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड द अदर इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एक्ट 1980। ओके। सो दो एक्ट है, एक 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 है। तो ये दोनों हैंडल कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विच वाज क्रिएटेड सेपरेटली इन 1997। इंडिया जो है इट हैज इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। उसके बाद हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया 2019 में। सो एक नया एक्ट बहुत रिसेंटली आया है 2019 में। सो 1986 जो है उसमें हमने पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था और एक सेपरेट कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट 1997 में बनाया था जो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। उसके बाद जो है एक नया एक्ट 2019 में आया। देन वी ऑल्सो हैव द कंज्यूमर वेलफेयर फंड।
सो इसका नाम से ही आपको पता चला है कि कंज्यूमर जो है उसका वेलफेयर करता है, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए ये बना है। एंड द रूल्स वेर फ्रेम्ड इन 1992। और इस फंड से क्या होगा, बेसिकली कंज्यूमर की हेल्प की जाएगी टू गेट जस्टिस। ओके। ऑन इनैक्टमेंट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, जब सीजीएसटी एक्ट बना 2017 में, सो क्या हुआ, जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसको शिफ्ट कर दिया गया सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट में। सो अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 57 जो है उसमें जो है आपका प्रेजेंट है। ओके, सो दिस कंज्यूमर वेलफेयर फंड, दिस इज प्रेजेंट इन द सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट। और ये जो रूल्स है कंज्यूमर वेलफेयर फंड का, वो सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 97 में मिलेगा आपको। और फंड्स जो है, ये जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 75-25 बेसिस पे। मतलब क्या होता है इसका, 75% कॉस्ट विल बी borne बाय द सेंटर, 25% कॉस्ट विल बी borne बाय द स्टेट। और इस केस में 90-10 के केस में हम नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स जो है उनके केस में देखते हैं 90% विल बी गिवन बाय द सेंटर, 10% विल बी गिवन बाय द स्टेट्स। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है एक कंज्यूमर वेलफेयर कॉर्पस फंड बनाएंगे, तो आपको एक सीड मनी दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू विल मेक अ कंज्यूमर वेलफेयर कॉर्पस फंड। अब इस कंज्यूमर वेलफेयर कॉर्पस फंड से यू विल हेल्प द कंज्यूमर गेट जस्टिस, क्रिएट अवेयरनेस एंड ऑल द अदर एक्टिविटीज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है 1986 एक्ट को। जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, इट इज बेस्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इज इट करेक्ट और नॉट? कंज्यूमर वेलफेयर फंड is based in the Consumer Protection Act 2019. Is it correct or not? No, CGST में है ना 2017 अकॉर्डिंग टू द इंडिया ईयर बुक। वो आपके CGST जो है उसमें 2017 के सेक्शन 57 जो है उसमें आपका इसको दिया गया है। ठीक है, स्टेट्स स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा एंड देन स्टेट्स विल फॉर्म दैट। यस, ओके, स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा एंड देन व्हाट विल हैपन, द स्टेट्स विल फॉर्म दैट। ओके, यस। तो ये याद रखिएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है ये आपका सीजीएसटी एक्ट में है एंड सेक्शन 57 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये क्या कर रहा है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को बना रहा है। सो यहाँ यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है दैट इट इज गिवन इन द 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो इट इज नॉट द केस, कंज्यूमर वेलफेयर फंड इज इन द सीजीएसटी एक्ट। ओके, इसको याद रखिएगा। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 के एक्ट को 2019 में आया था, 1986 के एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिक्ट पेनल्टी प्रोवाइड करेगा इंक्लूडिंग जेल टर्म्स फॉर एडल्टरेशन एंड फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, हमने एक चीज बात की थी जन विश्वास एक्ट के बारे में जिसमें डीक्रिमिनलाइजेशन की बात कर रही थी, बट डीक्रिमिनलाइजेशन माइनर ऑफेंसेस को, ये जो अडल्टरेशन है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है इससे क्या हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इसीलिए जो है जेल टर्म जो है आपको मिल सकता है इफ यू डू दिस। अब अडल्टरेशन है, सो क्वेश्चन अभी आज आज के डेट में पनीर वाला प्रॉब्लम बहुत है, चूना वाला पनीर जो है जिसको एनालॉगस पनीर कहते हैं, दैट इज गेनिंग ट्रैक्शन एंड यू नो दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन मेंस ऑल्सो। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 3 टियर क्वासाई जुडिशियल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म देता है एंड द कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट्स विद अप्रोप्रिएट कमीशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड। तो 3 टियर जो है उसमें आप पे डिपेंड करता है। ओके, आप पे डिपेंड करता है। सपोज आपने कुछ छोटी चीज खरीदी 400 रुपए का, 500 रुपए का, सो लोएस्ट लेवल पे आप जाएंगे अगर आपको कोई शिकायत है। अगर आपने कोई बड़ी चीज खरीदी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की, सो देन यू विल गो टू अ हायर लेवल। सो डिपेंडिंग ऑन द value of goods you can file the complaint in the appropriate commission. And how many tiers are there?
for grievance redressal mechanism there are three tiers. Okay. Section 2 of the Consumer Protection Act, it lays down various rights of the consumers. आपके एज अ कंज्यूमर क्या क्या राइट्स हैं? सो यू हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स. सो इसमें आयुष आयुष एडवर्टीजमेंट कवर्ड है. आयुष एडवर्टीजमेंट हमने क्या पढ़ा था? आयुष एडवर्टीजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस क्लास. सो आज के डेट में आयुष एडवर्टीजमेंट पे कोई रेगुलेशन है, इफेक्टिव रेगुलेशन? सो द आंसर इज नो. जो ड्रग कंट्रोल ऑर्डर 1945 याद है? ड्रग्स एक्ट है एक आपका 1940 का, और एक ड्रग कंट्रोल ऑर्डर है 1945 का. उसके अंदर में पहले कंट्रोल होता था आयुष एडवर्टीजमेंट्स. आज के डेट में आयुष एडवर्टीजमेंट्स को उनको डिलीट कर दिया गया है. सो एज ऑफ नाउ we do not have any guidelines or any rules on Ayush advertisements. So यहाँ पर क्या कह रहा है कि according to the 2019 Consumer Protection Act, as a consumer you have a right to be protected against the marketing of good. Unfair marketing, obviously you can, a person can market the good, but unfair marketing जो है उसके अगेंस्ट आपको. सो अगर आपने देखा होगा ये न्यूज यूपीएससी सर्कल्स में बहुत चल रही है कि सीसीपीए ने XYZ कोचिंग का बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगाई थी, है ना? आई विल नॉट नेम द कोचिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट उनपे जो है बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई गई थी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. उसमें से जो है बहुत सारे कोचिंग्स जो है क्लेम कर रहे थे कि उनके इंस्टीट्यूट से XYZ रैंकर पढ़े थे, है ना? उसके बाद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बिकेगा अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच इज हजार्डस टू योर लाइफ एंड हजार्डस टू योर प्रॉपर्टी. अगर इट इज हजार्डस टू लाइफ इट विल बी सब्जेक्टेड टू सर्टेन रेगुलेशन. जैसे सिगरेट के पैक पे एक बड़ा जो है कैंसर वाला माउथ का एक पिक्चर रहता है. फायरवर्क्स पे जो है आपको सावधान रहने के लिए कहा जाता है. अल्कोहल पे बोला जाता है दैट इट कैन लीड टू लिवर सिरोसिस. You have also the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of the good. तो गुड्स के पीछे जो है आपको क्या किस क्वालिटी का गुड है, क्या प्राइस है गुड का, वो लिखा रहता है. एंड यू ऑल्सो हैव द राइट टू बी अश्योर्ड व्हेन पॉसिबल, राइट टू बी अश्योर्ड ऑफ जस्टिस regarding your rights as a consumer and access to goods at competitive prices. ओके, सो यू एज अ कंज्यूमर हैव अ राइट कि आपको एक्सेस मिले. कोई भी ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव अगर काम हो रहा है विच इज हैम्परिंग योर एक्सेस टू गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, देन दे कैन कम डाउन. सो इसके लिए कोई और इंस्टीट्यूशन है जो आपको याद है? इज देयर एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट इज देयर? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. Competition, is it a statutory body? The answer is yes, it is a statutory body. ये जो है CCI बना है और ये क्या करता है? ये फेयर कंपटीशन इन दी मार्केट करता है. इसने क्या किया था? इसने गूगल पे 250 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी. अब ये जो कंपटीशन कमीशन है काम कैसे करता है वो सुन लीजिए. जैसे गूगल क्या कर रहा था कि अपने जो सर्च रिजल्ट्स है उनको मैनिपुलेट कर रहा था. क्या कर रहा था? अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो अपने ही एड्स को ऊपर कर रहा था. उसके बाद इन्होंने ई कॉमर्स साइट पे भी पेनल्टी लगाई जिसमें दे वेयर बूस्टिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स विच वेयर लिंक टू देम. ओके, सो ये जो एल्गोरिदम्स है इनका, उस पे सीसीआई ने ये कहा कि आप क्या कर रहे हो, यू आर अ मार्केट प्लेस और यू आर अ सर्च इंजन. मार्केट प्लेस बोला वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को और सर्च इंजन बोला गूगल को, और बोला कि एज अ सर्च इंजन यू हैव टू प्रोवाइड अ फेयर ग्राउंड. ओके, यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट? यू हैव टू प्रोवाइड ए फेयर ग्राउंड. ठीक है. सो कंपटीशन कमीशन जो है लगाते रहता है ताकि जो कंपटीशन है मार्केट में वो एक अच्छे तरीके से चले. देन एज अ कंज्यूमर अंडर द 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट you have a right to be heard at appropriate commission regarding your grievances, and you also have a right to seek redressal against unfair practices and the right to be aware. Okay, you also have what? The right to be aware. 2019 एक्ट जो है वो सीसीपीए को एस्टैब्लिश करता है, दैट इज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी.
and it deems admissibility of complaints if admissibility is not decided within 21 days of filing. मतलब आपने जो है 21 डेज में कंप्लेंट फाइल किया, एंड अगर 21 डेज में उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू द सीसीपीए इट विल बी डीम टू बी एक्सेप्टेड if a decision is not made in 21 days by an authority which is overseeing your complaint, then after 21 days that complaint against any manufacturer or service provider is deemed to be accepted. So 21 days का लिमिट होता है जिसके कारण जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े। एंड इट हैज जुरिस्डिक्शन, जो सीसीपीए होता है उसके पास जुरिस्डिक्शन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब इंडिया में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन हुआ हो सर्विस या गुड परचेज का, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पास जो है ये सीसीपीए के पास आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई चीज खरीदी, आप मुंबई में रहते हैं, सो यू कैन नॉट कंप्लेन। यू कैन गो टू द सीसीपीए इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 हैज आल्सो बीन नोटिफाइड एंड इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज। ई कॉमर्स पे क्वेश्चन आया है क्या यूपीएससी में? 2022 का पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा दैट दे हैड अ क्वेश्चन, उसमें बोला था कि क्या ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस हो सकता है, क्या ई कॉमर्स अपना प्रोडक्ट बेच सकता है? सो यू नो व्हेन आई वाज गिविंग दैट प्रीलिम्स, मेरे दिमाग में आया amazon का तो अपना ब्रांड होता है ना, amazon का आई थिंक देयर इज अ ब्रांड है ना। सो आई थॉट कि यार ये तो सही बात है, amazon तो अपना amazon बेसिक्स बेचता ही है, सोलीमो बेचता ही है, क्लाउड टेल बेचता ही है ना। सो आई सेड कि हाँ सही है। जब घर आए तब हमें पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने प्रोडक्ट एज अ मार्केट प्लेस पे नहीं बेच सकते। इसीलिए क्या होता है, अमेजोन उसको एज अ डिफरेंट कंपनी ट्रीट करता है विच हैज इट्स एवरीथिंग जो है उसका दूसरा होता है, मतलब इट इज नॉट लिंक टू द अमेजोन मार्केट प्लेस। All right, so this is something that you need to understand. As an e-commerce platform, as a marketplace, you cannot sell your own goods, and that has been decided by the government. अगर आप बेच रहे हैं so एकदम सेपरेट कंपनी होनी चाहिए। उमंग ऐप के बारे में बात करते हैं। सो उमंग ऐप जो है ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है उसको एक ऐप के फॉर्म में लेके आता है। आप उमंग ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी आपकी ग्रीवांसेस है वहां पर आप अपना एप्लीकेशंस वगैरह जो है आप उसको ट्रैक कर सकते हो। सो ये याद रखना, उमंग जो है ये क्या करता है, उमंग जो है इट्स अ वन स्टॉप ऐप। उमंग ऐप जो है वो क्या करता है, इट्स अ वन स्टॉप ऐप जिसमें आपको मल्टीपल सर्विसेज जो है दिए जाते हैं। ओके, सो इस चीज को जस्ट कीप दिस इन माइंड। और उसमें जो है इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर हेल्पलाइन को ऐड कर दी। ऑलराइट, सो इट्स अ मल्टी मिनिस्ट्री मल्टी डिपार्टमेंट ऐप, आप उस तरीके से आप उसको कह सकते हो। ठीक है, ई गवर्नेंस का ऐप है। अब हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। हेडक्वार्टर्स किधर है? दिल्ली में। और ये जो है इसका हिस्ट्री 1947 में जाता है। इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिस्ट्री जो है ये कैसे बना था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन आईएसआई। ओके, सो देर इज वन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वो भी कैलकाटा में है जो महलानोबिस वाला था। ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जो कि 1947 में बना था। और उससे जो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आया था। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड्स? जैसे आप वो लेते हैं ना 500 रुपये, जैसे आपने कहा किसी को ग्रेप्स खरीद रहे हो या फ्रूट्स खरीद रहे हो, यू से कि 500 ग्राम चाहिए मुझे, है ना। सो हाउ डू यू नो व्हाट इज 500 ग्राम्स? ओके, क्या वो अमेरिका में डिफरेंट हो जाएगा, इंडिया में 450 मतलब होगा? नहीं। स्टैंडर्ड्स मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। यस, मतलब अमेरिका में जो आधा किलो होता है वो इंडिया में ही आधा किलो रहे। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ सीरियस कंट्री। अगर आपके कंट्री में 1 किलो का मतलब 800 ग्राम है, सो यू आर नॉट अ सीरियस कंट्री। सो दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ बीइंग अ सीरियस कंट्री, दैट यूनिवर्सलाइजेशन है स्टैंडर्ड्स का आपके कंट्री में। सो इसको जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को 1987 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। ठीक है।
और उसके बाद एक नया एक्ट आया 2016 में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, विच एस्टैब्लिश दिस एज नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया. सो इनिशियली इट वाज नॉट ए नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी. इनिशियली जो था, ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी नहीं है. ये 2016 में इसको, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, इसको बनाया गया था. सो बीआईएस का हॉलमार्क आप देखते हैं, बीआईएस कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो उसमें बीआईएस का हॉलमार्क आता है ना, कि मतलब ये स्टैंडर्ड. अब जैसे मैं बोल रहा हूं एज एन इंडियन ज्वेलर 24 कैरेट, सो इट शुड मीन 24 कैरेट इन इंडिया एंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और बीआईएस एक्ट क्या करता है? ये मैंडेट करता है हॉल मार्किंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स. सो जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, उनका क्या करता है ये हॉल मार्किंग जो है, हॉल मार्किंग. तो हॉल मार्क मतलब क्या होता है? इफ इट इज 24 कैरेट्स, सो 24 कैरेट्स ही होता है. नहीं, 2016 के पहले था, लेकिन 2016 के पहले इट वाज नॉट द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया. 2016 एक्ट के थ्रू जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, इसको पावर दिया गया. ओके. और ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 है, उसके अंदर जो है हॉल मार्किंग ऑफ प्रेशियस मेटल्स अब इंपॉर्टेंट हो गया है. अगर 24 कैरेट आप खरीद रहे, सो इट शुड मीन 24 कैरेट्स. ओके. एंड empowers the government to mandate certification of goods, processes, systems or services in public interest. So देखिए, there are certain systems, there are certain goods which are voluntary. आप उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हो. जैसे मैंने घेवर खाया था अभी कुछ दिन पहले, सो जो घेवर था उस पे आईएसओ का सर्टिफिकेशन था. ओके. सो क्या सारे जो मिठाई शॉप है वो आईएसओ का सर्टिफिकेशन लेते हैं घेवर बेचने के लिए? द आंसर इज नो. सब नहीं लेते हैं. सर्टेन जो स्वीट शॉप है अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ले सकता है. अब लेकिन देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर वो क्वालिटी उसकी अप टू द मार्क नहीं रहेगी तो जान और माल का खतरा है. सो उस केस में क्या हो सकता है? सरकार मैंडेटरी कर सकती है आपको सर्टिफिकेशन लेना. देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच कैन बी वॉलेंट्री. जैसे मैंने एग्जांपल दिया घेवर का, जो एक मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है कि देखिए हमारा घेवर आईएसओ सर्टिफाइड है. लेकिन सर्टेन प्रोडक्ट्स आर सच जिनका क्वालिटी नॉन नेगोशिएबल है. अगर उनका क्वालिटी डाउन होगा तो इंसान की जान को खतरा हो सकता है. तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है उनको बोल दिया जाएगा कि यू गेट द, ओके, यू गेट द हॉलमार्क और यू गेट द स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट. ओके. बीआईएस जो है, इट इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सो जो आईएसओ है उसका ये फाउंडिंग मेंबर है. सो इट मींस इंडिया इज ऑल्सो ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. और ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में बीआईएस जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. एंड इट इज ऑल्सो द इंक्वायरी पॉइंट for the WTO TBT. What is WTO TBT? It is the World Trade Organization technical barriers to trade. Are you allowed to put unnecessary technical barriers? The answer is no. If you are a member of the WTO, you have to minimize. और टेक्निकल बैरियर्स, मान लो ब्राजील कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया में, एंड इंडियन कस्टम्स has a very very weird rule. उसने बोला कि आप, यस, एक एग्जांपल के तौर पे आई टेक व्हाट यू आर सेइंग, कि इस चीज को आप इस बॉक्स में ही भेजोगे. सो अगर वो फाइटो सैनिटरी कंडीशन या कुछ ऐसे कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है एंड इट इज इररेलेवेंट, सो दैट कंट्री कैन गो टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ WTO और वहां जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है. उसके पहले दे कैन कम एंड दे कैन आस्क द BIS. क्योंकि BIS क्या है? BIS इज द इंक्वायरी पॉइंट. तो ब्राजील को अगर कुछ भेजना है तो ब्राजील BIS से कांटेक्ट करेगा और उसको उससे रीजन करेगा कि आप जो है व्हाई यू हैव सेड कि इतने ही बड़े बॉक्स में या इतने बड़े जार में मैं अपनी बेरीज भेजूंगा. दिस इज अनफेयर टू माई एक्सपोर्टर्स. उनका कॉस्ट बढ़ रहा है. So what is your thought process? If you will not agree, then I will go to the
जुरिस्डिक्शन एंड द अपेलेट बॉडी ऑफ द WTO। सो ये सारी बातों के लिए कौन है इंडिया में टेक्निकल बैरियर्स फॉर ट्रेड में? BIS इज द इंक्वायरी पॉइंट। तो कोई भी ये जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का इंक्वायरी आता है वो कौन हैंडल करता है? वो आपका BIS हैंडल करता है। हम बात करते हैं ISI मार्क के बारे में। सो ISI मार्क 1955 में इसको बनाया गया था। ओके, सो ये ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट, तो स्टैट्यूटरी बैकिंग है इसको। ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट 1952 के अंदर आ रहा है, और ये वॉलेंट्री इन नेचर है। आप ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 726 प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेशन कर दिया है थ्रू गवर्नमेंट ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ISI मार्क विच हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग, इट इज समथिंग दैट इज वॉलेंट्री। वो क्या है? वो वॉलेंट्री है। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है दैट 726 प्रोडक्ट्स को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है थ्रू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। ओके, नेशनल टेस्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल टेस्ट हाउस कहां पर है? कोलकाता में है, एंड इट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। सो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का क्या है? ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है, और इसका ये पहले जो था रेलवे बोर्ड के अंदर था। इसको जो है ब्रिटिशर्स ने रेलवे बोर्ड के अंदर बनाया था। तो टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी। जो नेशनल टेस्ट हाउस कोलकाता है वो क्या करता है? वो जो है बेसिकली क्वालिटी को टेस्ट करता है। आज के डेट में जितने भी नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें बहुत सारे आपके डैम्स वगैरह हो गए, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हो जाते हैं, सो उसका क्वालिटी जो है, रेलवे ब्रिजेस हो गए, उनका क्या करता है? ये क्वालिटी जो है टेस्ट करता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड। नेशनल टेस्ट हाउस जो है, यस, नेशनल टेस्ट हाउस जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ऐसा सेंटर है जो डील करता है ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्टिंग, कैलिब्रेशन। ओके, मतलब इन सब चीजों में काम करता है, ठीक है। और नेशनल टेस्ट हाउस जो है कलकत्ता में इसका मेन ऑफिस है। उसके साथ साथ ये मुंबई, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी, गाजियाबाद बहुत जगह फैल गया। लेकिन ओरिजिनली कहां पर था? कोलकाता में, एंड इट वाज मेड अंडर द रेलवे बोर्ड। सो आपने देखा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, वेयर इज द बोटानिकल सर्वे एंड द जूलॉजिकल सर्वेज ऑफिस लोकेटेड? इट्स बोथ आर लोकेटेड इन कोलकाता। एंड इट वाज, जो जूलॉजिकल सर्वे है वो तो आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली में कब शिफ्ट हुआ था कैपिटल? 1911 में, इफ यू रिमेंबर। सो 1911 में जो है दिल्ली में शिफ्ट हुआ था कैपिटल। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि अभी भी लेकिन ब्रिटिशर्स का फोकस किधर था? जूलॉजिकल सर्वे, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वो कोलकाता में ही या कैलकाटा में ही वो एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो दिल्ली का ट्रांसफर जो है वो एकदम से नहीं हुआ। मतलब पहले दिल्ली में कैपिटल को ट्रांसफर किया गया उस, लेकिन अभी भी जो है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एरिया वो कहाँ था? वो था आपका कैलकाटा। लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो लीगल मेट्रोलॉजी जो है इट केम इन 2009। ये एक्ट जो है 2009 में आया था। और ये क्या करता है लीगल मेट्रोलॉजी? इट इंश्योर्स पब्लिक गारंटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वेटमेंट एंड मेजरमेंट। सो अगर किसी दुकान पे आप जा रहे हैं, आधा किलो अगर आपने कहा, तो वो जो आप देखते ब्लैक रंग का वेट होता है, काले रंग का ऑक्टागोनल वेट होता है। सो वो जो वेट होता है 500 ग्राम मींस 500 ग्राम। ये कहाँ से इंश्योर होगा? सो ये लीगल मेट्रोलॉजी है। जो भी कंपनीज बना रही है, देखिए, आपका इंडिविजुअल दुकानदार आपको ठग रहा है वो अलग बात है। लेकिन कंपनीज जो वो वेट बना रही है 500 ग्राम 1 किलो का, जो 500 ग्राम 1 किलो का, दैट हैज टू बी 500 ग्राम एंड 1 किलो। इट शुड नॉट बी 1 ग्राम लेस, 1 ग्राम मोर। सो वो जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू देखा जाएगा। और बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है दैट दे कैन मेक रूल्स अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो प्लीज ये रिमेंबर रखिए, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन formulate the rules
और स्पेसिफिकेशन फॉर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है 2011 रूल्स के अंडर है। और 40 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके लिए रूल्स बनाया गया है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स पे सामान रख रहे हैं, इफ इट इज शोइंग 400 ग्राम्स, इट शुड मीन 400 ग्राम्स। पेट्रोल पंप्स, अगर आपका 2 लीटर पेट्रोल दिखा रहा है तो इट शुड send 2 liter petrols in your car, water and thermometer, and sphygmomanometer. So what is sphygmomanometer? It is a BP meter. So देखिए इससे क्या लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अगर बीपी का डिवाइस 120/80 की जगह 160 बताए और आप कुछ दवाई खा ले तो जान खतरे में है, आपकी जान खतरे में है। थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर जो है अगर 101 फीवर की जगह 99 दिखाए, सो आप बोलेंगे अरे ज्यादा फीवर नहीं है, जान खतरे में। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लीगल मेट्रोलॉजी 2011 रूल्स, ये सारे इन 40 इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इंक्लूडिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इनका जो मेजरमेंट है इट हैज टू बी एक्यूरेट। इसमें क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज समय समय पे चेक करते रहती है। मतलब जो स्टेट अथॉरिटीज है वो क्या करती है, थर्मोमीटर की फैक्ट्री में जाके और 4-5 रैंडम सैंपल जो है वो निकाल लेती है। वाटर पंप, ओके, वाटर पंप्स के बारे में, वाटर पंप से, अपॉलॉजीज फॉर द रॉन्ग। एज पर 2011 रूल्स, सर्टेन मैंडेटरी डिक्लेरेशंस आपको करने होंगे ऑन एवरी पैकेज। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर कहाँ हुआ है, जेनरिक नेम ऑफ द कॉमोडिटी। तो देखिए आप जो है लेटेस्ट से चॉकलेट को कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं किटकैट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बट व्हाट इज इट, इट इज अ चॉकलेट, इट इज अ वेफर। तो किटकैट नाम है प्रोडक्ट का, लेकिन है क्या, चॉकलेट कवर्ड वेफर है ना। सो दैट इज प्रेजेंट। अगर आप किटकैट के पैकेट पे देखेंगे तो उस पे क्या लिखा रहेगा, चॉकलेट कवर्ड वेफर। मंच पे देखेंगे क्या लिखा रहेगा, चॉकलेट कवर्ड वेफर। पर्क पे देखेंगे क्या लिखा रहेगा, चॉकलेट कवर्ड वेफर। तो आपको जेनरिक नाम देना है, नेट क्वांटिटी आपको देना है, मंथ ईयर ऑफ पैकिंग बताना है, कितना क्वांटिटी है, कितना मंथ है, कब कब इसका पैकिंग हुआ है, बेस्ट बिफोर डेट, और कंज्यूमर केयर डिटेल्स आपको कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन कर सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। जन विश्वास एक्ट 2023, इसमें 42 एक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं अक्रॉस 19 मिनिस्ट्री, और इसमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2019 9 को डाला गया। सो जन विश्वास एक्ट क्या है, ये बेसिकली लोगों को हरासमेंट से बचाने के लिए बहुत सारे ऑफेंसेस, माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर रहा है, उनको पेनल्टी और फीस में कन्वर्ट कर रहा है। अगर पहले आप कुछ माइनर ऑफेंस करते थे, पुलिस यूज टू हरास यू, गवर्नमेंट यूज टू हरास यू विथ जेल टर्म। अब क्या है, सिंपल माइनर ऑफेंसेस पे आप पे एक फी या पेनल्टी लगाई जाए। ओके। प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये 1998 में बना था, 97 में डिपार्टमेंट बना और प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन 1998 में बनाया गया। ये क्या करता है, पहले इसने 13 एसेंशियल कमोडिटी से स्टार्ट किया, अब जो है 22 एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस को टैग करता है। एंड ऑल ओवर इंडिया देयर आर 550 रिपोर्टिंग सेंटर्स ऑफ द पीएमडी। व्हाट इज पीएमडी, द प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। और ये क्या करता है, 22 एसेंशियल कमोडिटीज जो है उसका जो उसका फेयर प्राइस है उसको बताता है, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा जाता है, देन गवर्नमेंट इंटरवीन्स थ्रू डिफरेंट मेजर्स। और ये क्या करता है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है उसका मोस्ट कंज्यूम्ड वेराइटी को का प्राइस ट्रैक करता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर राइस है, तो क्या राइस के तो बहुत सारी चीजें आती है, राइस बासमती भी आता है, राइस मोगरा भी आता है, राइस 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी होती है। सो कैसे राइस को ट्रैक करेगा प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, द मोस्ट कंज्यूम्ड वेराइटी जो है, ऑल ऑफ द, मान लो 100 वेराइटीज है, उसमें से जो मोस्ट कंज्यूम्ड वेराइटी होगी उसको जो है वो लेके जाएगा।
भारत दाल इनिशिएटिव क्या है? सो भारत दाल इनिशिएटिव बेसिकली लोगों को प्राइस से बचाने के लिए एक तरीका है। दाल के जो बहुत आउटरेजियस प्राइस हो गए थे बीच में, उनसे लोगों को बचाने के लिए भारत दाल इनिशिएटिव लाया गया है। और इसमें जो है दाल को कंज्यूमर को अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है उससे हम क्या कर रहे हैं, चना स्टॉक जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं चना दाल फॉर रिटेल डिस्पोजल। तो जो सरकारी स्टॉक है चना दाल का, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू द रिटेल डिस्पोजल, मतलब लोगों में के बीच में भेज रहे हैं ताकि प्राइस कम हो। तो भारत दाल कहाँ मिलेगा? केंद्रीय भंडार और फेयर प्राइस शॉप्स और जितने भी गवर्नमेंट शॉप्स है, वहां से आप भारत दाल खरीद सकते हो। और अभी जो है, पहले ये स्टार्ट कैसे हुआ था, चना दाल से। आज के डेट में मूंग दाल और मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल, ये जो सारे हैं वो कवर्ड है इसमें, चना मूंग एंड मसूर। अच्छा, मुझे आप बात बताइए कि सबसे ज्यादा कौन से वैरायटी ऑफ पल्सेस हम उगाते हैं? सबसे ज्यादा कौन से वैरायटी ऑफ पल्सेस हम उगाते हैं? 40% हम ग्राम उगाते हैं, चिकपी। चिकपी 40% इज चिकपी। ओके, अरहर उसके बाद आता है 15-20% पे, एंड देन कम्स योर मसूर एंड, मतलब बाकी के दाल उसमें आते हैं। सबसे ज्यादा जो है हम लोग, ओके, छोले भटूरे प्रधान देश हैं हम, तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, चिकपी जो है ग्राम को उगाते हैं। ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन था यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम, तो ग्रीन ग्राम नहीं था आंसर, द आंसर वाज ओनली ग्राम। तो इसमें भारत दाल में क्या क्या है? भारत दाल में जो है आपका चना दाल, मूंग दाल एंड मसूर दाल इज देयर। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है दोस्त? पीएसएफ। ये 2014-15 में इसको बनाया गया था। इनिशियली 500 करोड़ रुपए जो है इसमें डाले गए थे, अब इसको बढ़ा दिया गया ऑब्वियसली। और ये क्या कवर करता है? तो इनिशियली इट यूज टू कवर ऑनियन एंड पोटैटो, एंड लेटर इट स्टार्टेड कवरिंग पल्सेस। और ये क्या करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये बेसिकली जो है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट्स करता है, ताकि आपका जो है इमरजेंसी इंपोर्ट्स करता है ताकि प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि सर्टेन दाल तो पूरे साल खाओगे ना, समर में भी खाओगे, विंटर में भी खाओगे, लेकिन उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो फ्लक्चुएट कर। उस केस में क्या होता है, सर्टेन टाइम्स में 250 रुपए किलो, 280-320 रुपए किलो हो जाती है। उस केस में हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट अगर नहीं पॉसिबल है, तो अभी हमने कीनिया तंजानिया से मंगाया, ईस्ट अफ्रीका से हमने मंगाया था। देखिए फॉरेन कंट्रीज में दाल उतनी नहीं खाई जाती, हमारे कंट्री में चावल दाल का कंसेप्ट है या रोटी दाल का कंसेप्ट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज जहां पर दाल उगाई जाती है लेकिन सरप्लस होती है, वहां के लोग नहीं खाते, तो उनसे हम खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से था हमारा बहुत, कनाडा नंबर 1 कंट्री थी जहां से आता था। उसके बाद जो ट्रूडो के साथ हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद हम किस पे शिफ्ट कर गए, कनाडा का जो लॉस हुआ दैट वाज ऑस्ट्रेलियाज गेन। अब जो है हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं कनाडा को छोड़ के। और ये क्या करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस देता है किसको, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को, सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सो दैट दे कैन अंडरटेक मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशंस। वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर से खरीद सकते हैं या देश में ही खरीद सकते हैं, और उसके बाद इन्फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, प्राइस स्टेबलाइज होगा। जो 250-300 रुपए डिस्ट्रेस जो है कंज्यूमर्स में वो कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में। अब हम सेकंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज द ओरिजिनल डिपार्टमेंट, क्योंकि डीसीए तो बाद में आया ना, 1997 में बना। अब जो है हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या करता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है वाया एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी। सो एमएसपी क्या लीगल गारंटी है? Is it a statutory guarantee? So the answer is no. Legal guarantee. The government is not obligated. The government is not obligated to procure.
or to even announce MSP, but it announces to prevent distress sale. It binds the farmer. MSP binds the farmer in a contract with the government to sell only to the government. Is it a correct statement or a wrong statement? It's an absolutely wrong statement. If the farmer is getting a better price, MSP जो है वो आप अवॉइड करके बेटर प्राइस प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच सकते हैं. ओके, हमेशा ये याद रखिएगा. एमएसपी जो है इट इज नाइदर ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट नॉर फॉर द फार्मर. इट इज जस्ट ए पॉलिसी. इट इज नॉट स्टैट्यूटरी, बिकॉज स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है इसका एक डिमांड है फार्मर्स का इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना फार्मर पंजाब के फार्मर का. वो बोल रहे लीगल गारंटी दीजिए. इट इज नॉट लीगल गारंटी. एमएसपी का कोई लीगल गारंटी नहीं है. इट्स अ पॉलिसी विच इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट जस्ट to prevent distress sale. The government is obligated to procure all the grains produced by the farmers. Is it a correct statement or a wrong statement? The government is obligated to procure as much grain as possible that the farmer is selling. Then the answer is also wrong. Okay, गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जो है वो जनरली क्या होता है पॉलिटिकल कंपल्शंस की अन्नदाताज आर द नंबर वन वोट बैंक्स ऑल्सो. सो उस केस में जो है पॉलिटिकल कंपल्शन में एफसीआई ले लेती है, लेकिन बाय लॉ कोई कंपल्शन नहीं है. पॉलिटिकल कंपल्शन है लेकिन लीगल कंपल्शन नहीं है. इस चीज को याद रखिए. इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड एडिबल ऑयल. सो ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर और एडिबल ऑयल. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई क्या है? इट इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन से डिपार्टमेंट के अंदर या कौन से मिनिस्ट्री के अंदर एफसीआई? इज इट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? नो, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर राइट्स. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जस्ट लाइक कोल इंडिया, ऑल दी अदर हाल. लेकिन ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर आता है एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. और ये क्या करता है? स्टेट एजेंसीज के साथ और यूनियन टेरिटरी एजेंसीज के साथ क्या करता है? व्हीट और पैडी को जो है प्रोक्योर करता है. सो व्हीट और राइस जो है, पैडी जिसको हम कहते हैं, उसको प्रोक्योर करता है अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम्स. और coarse grains are procured by whom? The state agencies for the central pool. So this is very important. एफसीआई क्या करता है? व्हीट और पैडी को लेता है. एफसीआई क्या करता है? व्हीट और पैडी को लेता है. वेयर एज आपका जो कोर्स ग्रेन्स होता है जिसमें मिलेट्स वगैरह आ जाता है, वो कौन लेता है? स्टेट एजेंसीज फॉर द सेंट्रल पूल. तो ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर कौन लेता है? स्टेट एजेंसी. एफसीआई कहां तक लिमिटेड है? व्हीट और पैडी तक लिमिटेड है. ओके, कहां तक लिमिटेड है? व्हीट एंड पैडी तक लिमिटेड है. और एमएसपी इज टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल. इट डज नॉट बाउंड द फार्मर टू सेल टू द एफसीएल. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाम ही में मिनिमम है. द गवर्नमेंट ऑलवेज वांट दैट द फार्मर गेट्स मोर देन दिस. प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचे, है ना. एफसीआई क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू बी मोर प्रिसाइज. और इसका अपना ग्रिड ऑफ कवर्ड गोडाउन है हर स्टेट में. सो हर स्टेट में इसके पास क्या है? अपना गोडाउन है. और ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सीडब्ल्यूसी से क्या करता है? गोडाउन्स लेता है. स्टेट एजेंसी से भी गोडाउन लेता है और प्राइवेट पार्टी से भी गोडाउन लेता है. और ये क्या कर रहा है? पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इट इज मेकिंग द गोडाउन्स. जिसमें क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दे कैन इन्वेस्ट इन अ गोडाउन एंड एफसीआई इज गारंटीइंग 10-year यूजेज. मतलब 10 साल के लिए एफसीआई क्या करेगा? एफसीआई आपका वो गोडाउन ले लेगा. सो इट कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल इन द इन्वेस्टमेंट मॉडल of GS paper 3. Okay, all right.
तो ये जो इनका क्या रहता है कि देखिए सर्टेन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां एफसीआई का अपना गोडाउन काफी नहीं होगा। सो वो क्या करती है, दूसरे स्टेट एजेंसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और प्राइवेट पार्टी का गोडाउन ले लेता है। आज के डेट में स्कीम इन्होंने क्या निकाला है, पीपीपी मॉडल, जिसमें प्राइवेट पार्टीज को कह रही है आप पैसा लगाइए और हम 10 साल का बिजनेस गारंटी आपको देंगे। यू मेक द थिंग एंड आई विल गिव यू 10 years ऑफ रेंट। ओके। फूड सब्सिडी की बात करते हैं। सो स्टेट्स जो हैं दे आर एलोकेटेड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट्स फॉर वेरियस सेंट्रल स्कीम अंडर व्हाट, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट 2013। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो है सब्सिडाइज रेट पे आपको वेरियस सेंट्रल स्कीम्स के अंदर आपको ग्रेन्स मिलेगा। और डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द सेंट्रल इशू प्राइस, तो सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, सीआईपी, जो स्टेट्स को इशू किया जाता है वो रीइंबर्स कर दिया जाता है अंडर द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसमें होता क्या है समझिएगा ध्यान से। मान लिया कि मैंने किसान को ₹12 दिया पर केजी। ओके, दैट विल बी माई कॉस्ट ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर साइड। उसके बाद मैं ₹2 में बेच रहा हूं या ₹1 में बेच रहा हूं टू द कंज्यूमर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो इन दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं, ₹12 में प्रोक्योर किया और ₹2 में बेचा, तो मुझे लॉस हुआ कि नहीं, ₹10 का। तो ये जो है रीइंबर्स कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। तो सेंटर जो है वो क्या करता है, थ्रू द पीएम गरीब कल्याण योजना वो एफसीआई जो है उसको रीइंबर्स कर, देखिए एफसीआई कैन नॉट बी अ लॉस मेकिंग बॉडी। एफसीआई क्या करती है, वो डबल सब्सिडी दे रही है। एफसीआई इज इट गिविंग डबल सब्सिडी, वो फार्मर को भी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में। मान लो ₹12 वो दे रही है, मार्केट में रेट चल रहा है ₹8, तो वहां पर भी एफसीआई इज गिविंग ₹4 एक्स्ट्रा, तो सब्सिडी टू द फार्मर एंड देन इट इज सेलिंग एट ₹1 टू द स्टेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप। तो यहां समझ रहे हैं इनका मॉडल लॉस लॉस मॉडल है, यहां पर भी लॉस उठा रहे हैं और यहां पर भी लॉस उठा रहे हैं, बाइंग में भी लॉस उठा रहे हैं, सेलिंग में भी। एक बिजनेस कैसे चलता है, मैंने खरीदा कम पे और बेचा ज्यादा पे, वो मार्जिन मेरा प्रॉफिट हो गया एज अ प्राइवेट ट्रेडर। एफसीआई एज अ ट्रेडर क्या कर रहा है, फार्मर से इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीद के और जो है ₹1 में डिफ्लेटेड प्राइस पे बेच रहा है टू द पब्लिक। तो इस केस में एफसीआई को तो रीइंबर्स करना होगा ना, एफसीआई के पास मनी प्रिंटर तो नहीं है, मनी प्रिंटर तो नहीं, एफसीआई काम करेगा ना, मनी कहां से आएगा, इट्स अ पीएसयू ना, इट्स नॉट अ गॉड और इट्स नॉट अ आरबीआई की इट कैन प्रिंट मनी, और इट्स नॉट अ बिजनेस साइड में चला रहा है। तो एफसीआई को रीइंबर्स कौन करता है, गवर्नमेंट कर देती है थ्रू द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, अभी भी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा आपके एफसीआई पे है। आई थिंक देयर वाज दिस वाधवा कमिटी, एक कमिटी बैठाई गई थी, आई थिंक इट वाज दी वाधवा कमिटी, जो एफसीआई के बारे में जो है उन्होंने बात किया था। और बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा है बिकॉज ऑफ दिस इनएफिशिएंट मॉडल। इन्फ्लेटेड प्राइस में खरीदो और डर्ट चीप प्राइस में डंप करो, कहाँ का ये बिजनेस है। लेकिन ये सिंस इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी इट इज मैंडेटेड टू डू दिस, और सरकार भी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है विद दी एफसीआई। एफसीआई खुद करप्ट है लेकिन सरकार भी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है। मान लो 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई एफसीआई पे, तो सरकार हो सकता है 8 ही हजार करोड़ रुपए उसको दे। सो क्या 4,000 करोड़ तो डेट हो गया उसका। सो ये डेट जो है बलून होते होते एफसीआई हैज बिकम दिस बीहीमथ जिसके पास बहुत ज्यादा डेट है। ओके। इन केस ऑफ स्टेट्स विच हैव अडॉप्टेड डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, तो मान लिया देर आर सर्टेन स्टेट्स जो एफसीआई पे रिलाई करती, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे रिलाई करती है, देन देर आर सर्टेन स्टेट्स जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम पे रिलाई करती है, मतलब वो खुद करती है, एफसीआई के बजाय वो खुद ट्राई करती है कि वो खाना दे दे। तो उस केस में क्या होता है, फूड सब्सिडी जो है वो स्टेट्स को डायरेक्ट दिया जाता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या करता है, ये फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है इन ह्यूमन लाइफ साइकिल और डिग्निटी प्रोवाइड करता है।
इसके अंदर जो है क्या होता है, दो टाइप के हाउस होल्ड। देर आर टू काइंड ऑफ हाउस होल्ड। उसमें कौन कौन है, एक है AAY हाउस होल्ड और एक है PH हाउस होल्ड। AAY इज द अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड और PH आर द प्रायोरिटी हाउस होल्ड। AAY हाउस होल्ड आर द डर्ट पुअर, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। देखिए पुअर्टी में भी क्या होता है, सर्टेन हायरार्की होती है। तो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको AAY में ला दिया जाता है। एंड देन जो थोड़े से सक्षम है, जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आ जाते हैं। इट कवर्स 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। आपका जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 75% रूरल रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। और कवरेज कितने कैटेगरी में है, दो कैटेगरी में है, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। ओके। और अंत्योदय अन्न योजना जो है ये 2000 में लॉन्च किया गया था, तो बाद में इसको सब्ज्यूम कर लिया गया। पहले जो है AAY आया था जिसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को देना है, बाद में जब NFSA एक्ट आया 2013 में, सो इसको सब्ज्यूम कर लिया गया, अंदर कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है, अंत्योदय अन्न योजना में जो हाउस होल्ड होते हैं उनको 35 किलो राशन दिया जाता है पर हाउस होल्ड। और किस रेट पे, डर्ट चीप रेट पे, ₹1 फॉर कोर्स ग्रेन मिलेट्स वगैरह जो है ₹1 पे दिया जाता है। ₹2 पे इनको गेहूं दिया जाता है और ₹3 पे इनको चावल राइस दिया जाता है। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है जो थोड़े से बेटर हैं, दे आर नॉट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दे रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। तो ये 80 करोड़ पीपल जो है आज के डेट में, दे आर कवर्ड अंडर दिस। ओके। और ये PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके साथ इसको मिला दिया गया है। और ये 2028 तक जो है इसको किया गया है। ये कोविड-19 पैंडमिक में बना था। तो इसमें हुआ क्या था, दैट पीपल आफ्टर द लॉकडाउन दे स्टार्टेड सेइंग, कि हम कैसे खाएंगे पिएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू लिव अगर हम बाहर नहीं निकले। सो पीपल दे स्टार्टेड टू गो आउट। सो गवर्नमेंट दे केम अप विद दिस PMGK-AY। उन्होंने कहा आप घर बैठिए, खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। यू सिट इन द हाउस, वी विल सेंड द यू नो जस्ट डोंट ब्रेक द चेन। सो ये बहुत हिट हो गया। यूपी, स्पेशली यूपी में योगी आदित्यनाथ स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज चावल वाले बाबा, बिकॉज ही वॉज सेंडिंग अंडर द PMGK-AY, ही वॉज सेंडिंग द राइस वगैरह, तो बहुत पॉपुलर हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने देखा आफ्टर कोविड बहुत पॉपुलैरिटी है, तो इन्होंने क्या किया, 2024 में इसको 2028 तक के एंड तक एक्सटेंड कर लिया। तो अब जो है 1 जनवरी 2029 तक ये चलेगा। ओके, जो है ये चलेगा। ठीक है। and designed to provide 5 kg free food grains to eligible ration card holders under the National Food Security Act 2013। सो ये जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना है ये क्या कर रहा है, 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स दे रहा है एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स। सो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 35 kg तो मिल ही रहा। ओके, उसके अलावा जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg दे ही रहे थे। उसके अलावा भी जो है बहुत सारे हाउस होल्ड्स को इन्होंने कवर करके और अब दिए दे रहे हैं। सो ये सरप्लस भी बहुत है, बिकॉज आई नो जो मेरी मेड है घर पे आती है, सो शी ऑफर्ड कि आप हमसे खरीदेंगे, बिकॉज उसके घर में बहुत है। बिकॉज शी इज एबल टू बाई इट फ्रॉम द नॉर्मल शॉप ऑल्सो एंड शी इज ऑल्सो बाइंग इट फ्रॉम द शी इज गेटिंग इट फ्रॉम द PM गरीब कल्याण योजना। सो शी ऑफर्ड कि आपको खरीदना है तो हमें बताना, आई कैन गिव यू एट अ रेट। ONORC प्लान क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसमें होता क्या है, 80 करोड़ जो NFSA के बेनिफिशियरी हैं वो कंट्री में कहीं भी जो है जाके अपना राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज इट। 141 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब इट हैज बीन यूज्ड 141 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर टाइम्स। सो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मान लो मैं माइग्रेंट हूं, आई एम अ बिहारी एंड आई हैव गॉन टू केरला टू वर्क। तो वहां पर क्या, मेरा राशन कार्ड तो पहले बिहार का था, आई वॉज गेटिंग राशन इन माई बिहार होम। लेकिन अब जो है वन नेशन वन राशन कार्ड में आई कैन यूज इट इन केरला ऑल्सो, आई कैन यूज इट इन तमिलनाडु एंड वेयर एवर आई हैव गॉन एज अ माइग्रेंट।
तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड माइग्रेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज होती है दैट एज अ माइग्रेंट माई माई फैमिली इज बैक होम। मैं गया बिहार से केरला, लेकिन मेरी फैमिली केरला बिहार में है। अब उस केस में क्या है, मैंने मान लो मेरा कोटा 35 किलोस का है, तो मैंने अपने राशन कार्ड से 10 किलो खरीद लिया केरला में। सो कैन माई फैमिली अवेल द रेस्ट 25 किलोस? द आंसर इज यस। बैक होम, back home, my family in Bihar can avail the rest of the 25 kilos or whatever I have taken. जो बैलेंस बचता है, my family members at home state they can claim the balance of food grain. So beautiful scheme, beautiful scheme. Okay. हम बात करते हैं वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का। सो ये जो वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसको चला रही है। और ये क्या कर रहा है, 0 to 6 years के चिल्ड्रन और एक्सपेक्टेंट जो मदर्स प्रेग्नेंट है और जो मदर्स लैक्टेटिंग है, उनको क्या कर रहा है, न्यूट्रिशियस फूड दे रहा है। ठीक है। पीएम पोषण स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एजुकेशन स्कीम के अंदर। चल इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रहा है। ये वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कोई दूसरा मिनिस्ट्री चला रहा है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन ग्रेन्स कौन सप्लाई कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड। ओके। सो डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो है आपका ग्रेन्स इनको सप्लाई कर रहा है। और ये पीएम पोषण जो है, ये फूड ग्रेन्स इट वाज अलॉटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट कवर्स स्टूडेंट्स ऑफ प्री स्कूल। तो प्री स्कूल के बच्चों को क्या बोलते हैं इन द गवर्नमेंट टर्म्स, याद है, बाल वाटिका। ओके। प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल स्कूल्स, लोकल बॉडी स्कूल्स मतलब एमसीडी के स्कूल्स हो गए, जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज के स्कूल्स हो गए, जो आपके अपर प्राइमरी प्राइमरी स्कूल्स हो गए, है ना। सो वो सारे जो है इसमें कवर्ड है। 100 ग्राम्स पर डे प्राइमरी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा अंडर द पीएम पोषण योजना, और 150 ग्राम्स पर डे अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। अन्नपूर्णा स्कीम क्या है, सो इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का स्कीम है। और ये क्या कर रहा है, जो इंडिग्नेंट सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका एज 65 ईयर्स से ऊपर है, 65 साल जो है उसके ऊपर इनका एज है, सो उस केस में जो है, यस, ऑलराइट। देखिए, इंडिग्नेंट का मतलब होता है एज इन जो मतलब पुअर है, या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या जिनका एनुअल इनकम बहुत कम है। सो उस केस में क्या हो रहा है कि जो वैसे सीनियर सिटीजन को 10 kg फूड ग्रेन्स जो है पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ओके। सो इस केस में क्या होता है कि अगर आप 65 साल के ऊपर हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पेंशन अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, so in this case you will be granted 10 kg of food per person per month। मतलब अगर एक सीनियर सिटीजन कपल है, सो उस केस में क्या हो रहा है, दे विल बी गेटिंग 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। The Food Corporation of India, it can also sell the excess stocks in open market of wheat and rice। So wheat और राइस का अगर एक्सेस स्टॉक हो गया, मान लो कि एफसीआई ने प्रोक्योर किया और एनएफएसए के अंदर वो स्टॉक चला गया, लेकिन अभी भी बहुत स्टॉक बाकी है, सो इस केस में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दे कैन ऑल्सो सेल इट इन द ओपन मार्केट, जिससे सप्लाई और प्राइसेस जो है कंट्रोल में आ जाती है। और 100% राइस जो है, इट अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट हैज नाउ बीन बायो फोर्टिफाइड। तो जितना भी राइस अब मिल रहा है टीपीडीएस के अंदर, वो बायो फोर्टिफाइड राइस जो है वो आपको मिल रहा है। मतलब बायो फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल होता है उसको स्पाइक कर दिया जाता है। अगर एक मुट्ठी चावल में मान लो 10 ग्राम न्यूट्रिएंट है, तो बायो फोर्टिफिकेशन से उसी एक मुट्ठी चावल में 100 ग्राम जो है न्यूट्रिएंट आ जाता है। सो उससे क्या होता है, अनीमिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीजों जो है उसको आप कवर कर सकते हैं। ये सारे माइनर मिलेट्स जो हैं इनको एमएसपी स्कीम्स में टेम्पररीली लाया गया है। सो 3 साल के लिए रागी का जो रेट चलता है, तो रागी इज द वन ऑफ द 22 एमएसपी क्रॉप, ऑलरेडी जो एमएसपी परमानेंट एमएसपी क्रॉप है। तो रागी के बेसिस पे, रागी के रेट पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है माइनर मिलेट्स जो है उसको
एमएसपी के अंदर टेम्पररली 3 साल के लिए ला रहे हैं। उसमें क्या क्या है? फॉक्स टेल मिलेट है, विच इज ऑल्सो नोन एज काकुन या कंगानी। रॉस्को मिलेट है जिसको चीना कहते हैं, कोदो मिलेट है, और लिटिल मिलेट है जिसको कुटकी कहते हैं। एंड देर आर ऑल्सो टू सूडो मिलेट जिनको रागी के एमएसपी पे लिया जाएगा 3 साल के लिए। उसमें कुट्टू, सो नवरात्र में खाते हैं ना कुट्टू का आटा, ब्लैक व्हीट जिसको कहते हैं कुट्टू। एंड एमरांथ, ये चौलाई कहते हैं। एमरांथ का चिप्स आता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्विक कॉमर्स पे, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो वगैरह पे, है ना। सो एमरांथ, कुट्टू, चीना, कुटकी, कोडो मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट, ये सारा जो है माइनर मिलेट्स है विच हैज बीन कवर्ड, ओके, विच हैज बीन कवर्ड अंडर द एमएसपी। और ये किसके एमएसपी पे दिया जाएगा? ये रागी के एमएसपी से दिया जाएगा। कल याद है हमने बात किया था कोपरा, कोपरा के बेसिस पे डी हस्ट कोकोनट वाला, है ना, याद होगा आपको, उसमें हमने बात किया था। यस, इज इट फाइन? ओके। अब कुछ और अपडेट्स है, उसको मैं दे देता हूं आपको, ज्यादा नहीं है, सर्टेन अपडेट्स आर देयर, वी विल टॉक अबाउट इट। और फिर उसको जो है आपको हैंड रिटन फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में जब मैं आपको अपलोड करूंगा तो हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिल जाए। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट। अगर मैं इसमें बात करूं तो वी हैव सर्टेन, ओके, सर्टेन स्कीम्स। तो लेकिन उससे पहले हम WDRA के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट, दिस इज व्हाट, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 में इसको बनाया गया था बेस्ड ऑन द वेयर हाउसिंग एक्ट 2007। ओके, और ये क्या करता है? जो वेयर हाउसिंग सेक्टर है उसके उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। और ये एक और काम करता है। ये क्या काम करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है। ये जो है रजिस्ट्रेशन करता है उन वेयर हाउसेस को जहां पर आप नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स यूज कर सकते हैं। ये याद है, NWR हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स की क्लास में। सो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्या हो रहा है, किसान जो है, ओके, किसान जो है उसकी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है NWR, इट्स अ डॉक्यूमेंट जो आपके डिपॉजिट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसके बारे में बताता है, उसके ओनर के बारे में बताता है, और ओनर को अलाउ करता है ट्रांसफर करने में ओनरशिप, और उसके साथ साथ कोलैटरल की तरह भी काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? जस्ट जस्ट थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मैंने अपना सामान में एक वेयर हाउस में लेके गया। मैं क्या किया, ये 2011 में लॉन्च हुआ था। मैं क्या किया, मैंने ये एक वेयर हाउस में लेके गया। वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर जो है मैंने एक NWR ले लिया अपना सामान जमा करके। अब जो है मैंने ये NWR किसी कर्नाटक के आदमी को ट्रांसफर कर दिया। मैं हूं बिहार में, और मैंने क्या किया, NWR ट्रांसफर कर दिया कर्नाटक के आदमी को, विदाउट फिजिकली डिलीवरिंग द थिंग। आई हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ माई ग्रेन्स। ओके, मैंने क्या किया कि ये जो NWR है उसको जब दिया उस आदमी को, तो फिर उस केस में जो है वो, यू नो, ही गॉट दैट विदाउट मी फिजिकली डिलीवरिंग दी थिंग। उसके साथ साथ NWR के अगेंस्ट फार्मर्स कैन ऑल्सो टेक लोन्स। दे कैन ऑल्सो डू व्हाट, फार्मर्स कैन ऑल्सो टेक लोन्स। उसके साथ साथ जो है आज के डेट में एक ENWR स्कीम भी आ चुकी है। सो व्हाट इज दिस ENWR? ENWR मतलब इलेक्ट्रॉनिक NWR, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा। और ये क्या करता है, ये बेसिकली जो है आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन कर सकते हो। ओके, आप जो है इसको, मान लिया कि आपने लोन ले लिया इसके अगेंस्ट, ओके, इसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया और आप लोन वापस नहीं कर पा रहे एज अ फार्मर, तो कोलैटरल क्या हुआ, आपका ग्रेन्स हुआ कि नहीं, दैट यू हैव सबमिटेड। आपने ग्रेन सबमिट किया, यू गॉट एन NWR, एंड देन यू टुक अ कोलैटरल ऑन दैट NWR, एंड यू आर नॉट एबल टू पे बैक द लोन, सो कोलैटरल विल बी यूज, सो आपका ग्रेन क्या होगा, ऑक्शन हो जाएगा। बट फार्मर को ये बेनिफिट दिया जाता है, या फार्मर को ये चीज दी जाती है कि आप जो है आपका ग्रेन तभी ऑक्शन होगा व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर लोन, या
सेकेंड केस क्या है, कब ऑक्शन होगा ये? व्हेन यू हैव नॉट टेकन द डिलीवरी। आपने कहा कि मैं XYZ डेट को मैं डिलीवरी ले लूंगा फ्रॉम द वेयर हाउस, और आपने फिर वो 5 महीने 6 महीने पड़ा रहा, सो देन इट कैन बी ऑक्शन, ओके। बिकॉज आपने क्या किया, पैसा जो है वेयर हाउस को तो उतने ही टाइम का दिया ना कि 6 महीने रख ले, एंड हियर इज माई रेंट फॉर कीपिंग दिस, और उसके बदले में आपको NWR दिया गया। तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, या तो आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे आदमी को दे रहे हो कि ये ले भाई मुझे 50,000 रुपए दे दे एंड कीप दिस NWR, गो टू दिस वेयर हाउस एंड टेक योर ग्रेन्स। ओके, दूसरी चीज क्या है, यू कैन ऑल्सो टेक कोलैटरल कि भाई मुझे लोन की जरूरत है, ये मेरा NWR रख ले, अगर मैं लोन वापस नहीं ले सकता तो ये जो मेरा NWR है इसको ऑक्शन कर देना, तो मेरा ग्रेन्स मेरे हाथ से चला जाएगा। अब ये समझ में आया हाउ डज NWR वर्क? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ऑल राइट। उसके साथ साथ जो है हमारे पास एक CWC है, दैट इज द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 1957 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट के थ्रू, 1956 ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। ओके, सो ये जो है, ओके ये जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट के थ्रू बना था, लेकिन अब जो है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट के थ्रू आया है। ओनरशिप ऑफ द रिसीट, आप ऐसे समझिए, NWR का एक डाउट है कि आप, मैं एक वेयर हाउस मैनेजर हूं, आप आए, आप एक किसान हैं, आपने मुझे सामान दिया, मैंने अपने वेयरहाउस में रख दिया, और मैंने आपको एक पर्ची दी, उस पर लिखा हुआ है कि अद्वैत जो है उसने 50 किलो ग्रेन्स यहाँ डिपॉजिट किए हैं एट दिस रेट ऑफ रेंट, वट एवर द रेंट इज। अब आप उस पर्ची को लेके जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट लोन खरीद रहे हैं, या आप उसको बेच रहे हैं, उस पर्ची को बेच रहे हैं, यू आर सेइंग कि ये पर्ची रख लो, दिस सेज कि आई हैव 50 किलोज ऑफ ग्रेन्स इन दिस वेयर हाउस, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, आप जो है उस पर्ची को दे रहे हो, उसके बदले जो है आप पैसा ले रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, अंडरस्टूड? ओके, सो CWC जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये अब जो है, पहले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट के थ्रू आया था, अब जो है ये अपना इसका खुद का एक्ट है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट। और ये जो है किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उसी के अंदर काम करता है। और इसका मैंडेट क्या है, साइंटिफिक स्टोरेज देना, क्या देना, साइंटिफिक स्टोरेज देना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। और CWC जो है, इसको क्या दिया गया है, इसको नवरत्ना स्टेटस दिया गया, मतलब दिस इज अ नवरत्ना, ओके, इट्स अ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ओके। और कब दिया गया है नवरत्ना स्टेटस, बहुत रिसेंटली 2024 में CWC was मेड अ नवरत्ना, ओके। सो नवरत्नास क्या होते हैं, दीज आर PSUs, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PSU। सो मल्टीपल रत्नास होते हैं, महारत्ना, नवरत्नास, मिनी रत्नास, है ना। सो दिस मल्टीपल टाइप्स ऑफ रत्नास होते हैं विच सिग्निफाइज देयर इंपॉर्टेंस इन द नेशन बिल्डिंग एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑल राइट, ऑल राइट। और ये CWC क्या करता है, ये पार्टनर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ऑल्सो। तो 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर CWC 50% ओनर है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का। मतलब देर आर 19 स्टेट्स इन इंडिया जिनके अपने स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 50-50 मॉडल पे चल रहे हैं। मतलब 50% इज ओन्ड बाय द स्टेट एंड 50% इज ओन्ड बाय द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। और इंडियन ग्रेन मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है, ये कहां पर है, दिस इज लोकेटेड इन हापुड़। वेयर इज हापुड़ लोकेटेड? हापुड़ इज इन उत्तर प्रदेश, ओके। हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, वहां पर है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखिए रैट्स खा जाते हैं, स्पॉइल हो जाता है, पानी आ जाता है, उससे ग्रेन स्पॉइल हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन, तो कैसे हम बेटर कर सकते हैं, तो IGMRI जो है ये आपका हापुड़ में लोकेटेड है। ये इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट और रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है। और ये क्या करता है, बेटर वेज फाइंड करता है कि हम कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लाइफ को ऑफ द थिंग, ऑल राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। देन देर इज ऑल्सो ए CGAL, दैट इज द सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी। और ये क्या करता है, डिपार्टमेंट को हेल्प करता है
जो भी स्टोर्ड ग्रेन है उसकी क्वालिटी चेक करने में फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग दैट इज देयर। ओके, और क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं? तो अगर शुगर की बात करें, सो नंबर वन शुगर प्रोड्यूसर कौन है? अगर हम बात करें वर्ल्ड में नंबर वन शुगर प्रोड्यूसर विच कंट्री इज इंडिया? इंडिया है क्या? कौन सी कंट्री नंबर वन शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है? तो द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इज ब्राजील। नंबर टू पे जो है इंडिया आता है। ओके, ऑलराइट, नंबर टू पे जो है इंडिया आता है। तो नंबर वन जो है वो कौन है? ब्राजील है। चाइना नंबर फोर पे, नंबर थ्री पे थाईलैंड है। चाइना जो है आपका नंबर फोर पे। इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर इन द टॉप 10। लेकिन याद रखिएगा ब्राजील है नंबर वन पे। श्रिम्प का नंबर वन कंट्री कौन? विच कंट्री इज द नंबर वन श्रिम्प प्रोड्यूसिंग कंट्री? कल मैंने बताया था इंडिया बहुत समय तक था, बाद में इक्वाडोर हो गया था, बहुत बढ़िया। बाद में जो है इक्वाडोर जो है नंबर वन कंट्री हो गया। ओके, शुगर जो है देखिए ये क्या है? एसेंशियल कॉमोडिटी है। क्या है ये? एसेंशियल कॉमोडिटी है, लोगों को यूज में आता है। और ये जो है इसका सेल्स डिलीवरी जो है ये सारी चीजें एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर जो है किया जाता था। और इसका एक्सपोर्ट हाईली रेगुलेटेड है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, मर्चेंट्स क्या करेंगे कि ये जो एक्सपोर्ट कर देंगे हायर प्राइसेस के लिए। मान लो इंडिया में इसका प्राइस 30 रुपीज है और यूएस में इसका प्राइस 55 रुपए है। सो दे विल सेल इट टू द यूएस। इंडिया में शॉर्टेज हो जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रेगुलेट करने के लिए एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट लेके आए और उसके अंदर इसको डाल दिया और फिर उसको रेगुलेट कर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब व्हेन द ईयर इज नॉट गुड उसको बैन कर देते हैं एक्सपोर्ट को। व्हेन द ईयर इज गुड देन दे रेगुलेट इट एंड देन दे अलाउ इट। ओके, सो दिस इज समथिंग। तो शुगर केन के लिए क्या मिलता है? एमएसपी मिलता है क्या? शुगर केन के लिए एफआरपी मिलता है। ठीक है, शुगर केन के लिए गेट एफआरपी। ओके, इसमें एक और चीज होती है, देर इज वन मोर थिंग दैट इज देयर। कुछ और होता है क्या स्टेट्स जो देती है? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट द स्टेट्स गारंटी? स्टेट एडवाइजरी प्राइस होता है इसमें, एसएपी। देर इज समथिंग विच इज नोन एज स्टेट एडवाइजरी प्राइस। ओके, या एडवाइज्ड प्राइस। तो स्टेट गवर्नमेंट जहां पर, ये एक बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक माने कि बहुत लोग, जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा, वहां गन्ने की खेती बहुत होती है। तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो अलग से सैप अनाउंस करती है। एफआरपी जो है वो तो सीएसीपी रिकमेंड करेगी, सीसीईए जो है उसको अनाउंस करेगा। और ये शुगर मिल्स को दिया जाता है। एफआरपी जो है इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द शुगर मिल्स। और अगर शुगर मिल्स पैसा नहीं देगी शुगर केन फार्मर्स को, सो देयर विल बी पेनल्टीज। ओके, लेकिन सर्टेन स्टेट्स जो है सैप करता है, और सैप जो होता है वो एफआरपी से ज्यादा होता है, एफआरपी से हायर होता है। जो कि आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब, ऐसे स्टेट्स जो शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स है। और सैप जो है उसको शुगर मिल्स को देना होता है। ओके, सो ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, देखिए शुगर केन में एफआरपी क्यों, एमएसपी क्यों नहीं? शुगर केन में एफआरपी क्यों है, एमएसपी क्यों नहीं? बिकॉज शुगर केन जो है वो उसका जो पेरिशेबल आइटम, शुगर केन क्या है, इट्स अ पेरिशेबल आइटम। तो उसको तुरंत देना होता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो शुगर केन के एफआरपी का कैलकुलेशन कैसे होता है? जो रिकवरी रेट है शुगर का, शुगर प्राइसेस है, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे रिटर्न्स कितना है, शुगर केन के प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है। सो कौन सी कमिटी थी? रंगराजन कमिटी थी। सो देयर वाज अ रंगराजन कमिटी ऑन शुगर केन। शुगर शुगर पे था, नॉट शुगर केन। तो रंगराजन कमिटी ऑन शुगर तो था उस पे, उसके हिसाब से एफआरपी अनाउंस हुआ। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? एवरीबडी हैज गॉट दिस? उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रैक्टिसेस भी है। सो उसमें हमने बात की थी, कितना टारगेट है? E20 पेट्रोल याद है? 20% जो है हमारा टारगेट है बाई 2025। हम जो है 20% जो है करेंगे। और 12% जो है हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया था 2023 में। यस, ऑलरेडी। और अभी से लेके 2013 से लेके 2022 में 13x इंक्रीज हुआ है, 13 टाइम्स जो है एथेनॉल का ब्लेंडिंग इंक्रीज हुआ है। तो हमारे जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग 13 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इस साल। ओके, ऑल राइट।
सो और क्या हम बात कर सकते हैं? यस, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, एनएसआई, इट इज लोकेटेड इन कानपुर। और ये शुगर इंडस्ट्री का रिसर्च वगैरह जो है ये करता है। और ये कोर्सेज देता है, शुगर इंजीनियरिंग, अल्कोहल टेक्नोलॉजी, क्योंकि शुगर से ही जो है ब्रूइंग वगैरह जो है वो सारी चीजें होती है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर जो है, जिसको 1936 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो करता है। ओके, इंडिया इज वेरी वेरी high in edible oil production and India is self-sufficient. Is it a correct statement or a wrong statement? The answer is no. We are not self-sufficient. Okay, हम जो है self-sufficient नहीं है and we rely on imports. So please remember this. We rely on what? We rely on imports. अब इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सरकार ने जो ड्यूटी काटना शुरू कर दिया। क्यों ड्यूटी काटना? ताकि इंपोर्ट चीप हो जाए। अब इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आया था 2021 में पाम ट्री पे, पाम ऑयल के बेसिस पे। सो पाम कहां से आता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से। इवन हम तेजस जब ऑफर कर रहे थे जेट, तो मलेशिया ने कहा कि आप हमसे पैसे की जगह तेजस के बदले आप पाम ऑयल ले लो। इज इट नेटिव टू इंडोनेशिया, मलेशिया? द आंसर इज नो। इसको डच ने लेके आए थे फ्रॉम अफ्रीका। ओके, सो इंडिया में नेशनल पाम ऑयल मिशन चल रहा है। उसमें आप क्या कर रहे हैं? नेशनल पाम ऑयल मिशन जो है उसमें कहा, किस किस जगह को आइडेंटिफाई किया गया है? तो असम, अंडमान जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और अंडमान को, कि वहां पर पाम ऑयल लगाएंगे। लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट आया। क्या आया है? मोदी जी हैज गॉन ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट पाम ऑयल। वो जो फिट इंडिया मिशन है उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि आप पाम ऑयल मत खाइए। जो फिट इंडिया मिशन है, इट इज नाउ डिनाउंसिंग पाम ऑयल। सो इज इट रिलेटेड? देखिए, सरकार को आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। सो वाई दे आर ऑन दी ऑफेंसिव? वाई दे आर सेइंग पाम ऑयल इज नॉट, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। अगर इंडियन फार्मर उगाने लगे पाम ऑयल और इंडिया नंबर वन बन जाए, तो सरकार लेगी, सरकार खरीदेगी। सो ये आपसे हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। दे आर जस्ट कंसर्न्ड कि हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा है मलेशिया, एंड मलेशिया इज अ हॉस्टाइल कंट्री टू इंडिया। मलेशिया अब अभी ठीक है, लेकिन देर इज दिस पर्सन हुज नेम इज महातिर मोहम्मद। ही इज अ वेरी वेरी हॉस्टाइल पर्सन एंड ही इज अ पाकिस्तान लवर। तो जब भी उसकी सरकार आती है, अभी तो 96 का हो गया है, लेकिन जब भी उसकी पार्टी की सरकार आती है, हमारा जो है रिलेशंस खराब हो जाता है। तो सरकार, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है वी कैन नॉट बी पाम ऑयल डिपेंडेंट। तो वो क्या कर रही है? एक तो आसाम और ये अंडमान में अपनी चीजें लगा रही है। दूसरी चीज क्या कर रही है? डिस्करेज कर रही है कि आप पाम ऑयल मत खाइए। तो आप देखेंगे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पाम ऑयल मना कर रहे हैं। बहुत सारे जो क्विक कॉमर्स पे आपको चीजें मिल रही है उसमें पाम ऑयल मना हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ऑल राइट, उसके बाद जो है सरकार ने वैसे फ्री इंपोर्ट कर दिया, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगती है पाम ऑयल पे। ऑल राइट, और ड्यूटी जो है उसको बहुत ज्यादा काटा है। मतलब जो सोयाबीन ऑयल थी उस पे 32% था, उसको जो है 17% कर दिया गया। तो ड्यूटीज हैज बीन कट डाउन। ओके, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें, सो देयर इज अ सार्क फूड बैंक। और ये सार्क फूड बैंक कब बना था? 2007 में जो है इसको फूड बैंक बनाया गया था। और ये क्या करता है? बेसिकली पूरे सार्क कंट्री का, जो साउथ एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इट्स द फुल फॉर्म, उस कंट्रीज में जो है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। ओके, क्या करता है ये? फूड सिक्योरिटी। तो रिजर्व फूड ग्रेन्स जो है सार्क फूड बैंक में रखा जाएगा। इंडिया इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती। मान लो नेपाल में तंगी आई, तो सार्क फूड बैंक जो है वहां से वीट और राइस नेपाल चला जाएगा। अगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम आया, बांग्लादेश चला जाएगा। मालदीव में है, मालदीव चला जाएगा। श्रीलंका में है, श्रीलंका चला जाएगा। तो ये जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान चला जाएगा। तो सार्क फूड बैंक जो है सार्क कंट्रीज के लिए बनाया गया एक फूड बैंक है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? फाओ। तो फाओ जो है ये लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन सिस्टम में फूड से रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मैंने बताया था सारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड और फूड रिलेटेड है रोम में, इटली में होता है हेडक्वार्टर्स। ओके,
सो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है बेसिकली किस पे फोकस करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और रूरल पॉपुलेशन पे। ओके। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारा एक क्या है, सीएफएस। व्हाट इज सीएफएस? दिस इज द कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। ये क्या है, कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स के अंदर है और इंडिया दोनों का मेंबर है, फाओ का भी मेंबर है और सीएफएस का भी मेंबर है, दैट इज द कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। और फाओ के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, अगर आपको याद होगा, एक है जीआईएएचएस और एक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। जीआईएएचएस आपको याद होगा और एक आपको याद होगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। सो व्हाट इज जीआईएएचएस? What is GIHS? This is the globally important agricultural heritage system. इसमें क्या करते हैं कि ऐसे साइट्स को, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है जो सालों से चला आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें इंडिया के तीन साइट्स हैं। कोरापुट इन ओडिशा, कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इन केरला एंड पाम्पोर सैफरॉन हेरिटेज सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है दोस्त, इसके बारे में भी हमने बात किया। तो बेसिकली फूड स्टैंडर्ड, ये क्या करता है, कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और ग्लोबल फूड ट्रेड में फूड स्टैंडर्ड जो है उसको करता है। मान लिया कि अमेरिका से कोई चीज आ रही है इंडिया में और इंडिया से कोई चीज जा रही है अमेरिका में, सो अगर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंदर है वो, सो दोनों का क्वालिटी जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे रहेगा। ये क्वेश्चन आया था 2024 प्रीलिम्स में अमेरिकन एप्पल में कि इंडिया डज नॉट अलाउ द इम्पोर्ट ऑफ अमेरिकन एप्पल, विच वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम तो खाते ही है ना कैलिफोर्नियन एप्पल, है ना। विच वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 100-150 रुपए किलो महंगा थोड़ा मिलता है लेकिन मिलता है। ओके। सो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और जीआईएचएस जो है फाओ के अंदर है, इसको याद रखिए। कोडेक्स क्या करते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियन मिनिमम फूड जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है उसको मीट करने। अब हम बात करते हैं 2024 के एक क्वेश्चन के बारे में जो डायरेक्टली आया था आपके इंडिया ईयर बुक से। दैट इज द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। ओके, आईजीसी। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का इंडिया एक मेंबर है। आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। इट्स फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मेंबर बनना टोटली क्या है, इट्स अ फोरम ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज who export and import in wheat and coarse grain matters। और ये जो है बेसिकली क्या है, आईजीसी जो है वॉलंटरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इसके मेंबर नहीं है तो आप नहीं बेच सकते। ठीक है। सो इस चीज को याद रखिएगा। और इंडिया जो है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द आईजीए। आईजीए क्या है, इंटरनेशनल ग्रेन्स अग्रीमेंट। एंड उसका जीटीसी होता है। व्हाट इज जीटीसी? इट इज द ग्रेन ट्रेड कन्वेंशन। तो दोनों 1995 में आया था और इंडिया ने साइन किया था। और आईजीसी में दो टाइप के मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं? आईजीसी के दो टाइप, इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के, एक होता है एक्सपोर्टिंग मेंबर जो एक्सपोर्ट करता है और एक होता है इंपोर्टिंग मेंबर। और वो जो है मीटिंग करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इसका मेंबर बनेंगे तभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। टोटली वॉलेंट्री है। इट इज टोटली वॉलेंट्री। ओके। ठीक है। सो इस चीज को याद रखिए। ऑल राइट। एपीडा क्या होता है? दिस इज द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक, आप कह सकते हो, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो है बेसिकली, इसके पहले एक पीएफईपीसी करके होता था। पीएफईपीसी करके होता था, विच वाज द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उसको एपीडा ने क्या किया, रिप्लेस कर लिया। सो व्हाट इज एपीडा? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये क्या करता है, ये वेज डेवलप करता है जिससे एग्रीकल्चरल और फूड प्रोसेसिंग बेटर हो सके। ओके। सो उसके लिए ये बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारे मिशंस, ये सारी चीजें जो है, ये प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। ओके। और पिकल्स, पापड़, चटनी। तो चटनी क्या है? इज इट अ फाइनल, इट्स अ रॉ मटेरियल और अ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट? इज इट अ रॉ मटेरियल और अ प्रोसेस प्रोडक्ट? इट्स अ प्रोसेस प्रोडक्ट। आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो चटनी ज्यादा बिकेगा कि उसके रॉ मटेरियल ज्यादा प्राइस में बिकेंगे? चटनी बिकेगा, है ना। सो ये चटनी, पापड़, आम पन्ना, पिकल, ओके, हर्बल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें, बासमती राइस,
इन सबको जो है ये हेल्प करता है डेवलप करना। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, दिस इज द थिंग। और एक फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो एक सेपरेट इंडस्ट्री, एक मिनिस्ट्री इसके लिए बनाई गई थी 1988 में। एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है इसको बनाया गया था, और उसके बाद जो है इसको फिर मिनिस्ट्री हटा दिया गया। पहले 1988 में बनाया गया, फिर इसको मर्ज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एज अ डिपार्टमेंट। फिर इसको 2001 में वाजपेयी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाया गया था। आई थिंक सुखबीर बादल्स वाइफ was द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, एंड उसके बाद चिराग पासवान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो ये क्या करता है, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, जैसे मिल्क को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करना, है ना, ये सारी चीजें, टेक्निकल असिस्टेंस देता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। सो ये सारे काम जो है हेल्प करता है। ओके, और इंडिया में जो है फूड प्रोसेसिंग पार्क्स जो है, बहुत मेगा फूड पार्क्स जो है उसको बनाने की कवायद चल रही है। मल्टीपल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वहां पर जो है एमएफपी बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जो फार्मर्स हैं दे कैन गिव द रॉ मटेरियल, और उस केस में जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल गुड्स, और फिर फार्मर्स कैन गेट अ हायर प्राइस। ओके, और एफडीआई जो है फूड प्रोसेसिंग में क्या है, 100% थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% अलाउड है। अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो, अगर आपको ट्रेड करना है फूड प्रोडक्ट्स में और ई कॉमर्स करना है, तो इज इट 100% ऑटोमेटिक? अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा, मान लो नेस्ले को अपना मिल्क पाउडर का यूनिट लगाना है, तो इट इज 100%, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, 100% ऑटोमेटिक, दे कैन कम, 100% ओन्ड बाय नेस्ले स्विट्जरलैंड, एंड दे कैन रन द फैक्ट्री। लेकिन अगर उनको ट्रेडिंग करना है और ई कॉमर्स के थ्रू करना है, तो इज इट 100% ऑटोमेटिक? द आंसर इज नो। अगर ई कॉमर्स है और ट्रेडिंग करना है आपको फूड प्रोडक्ट्स में, तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है, क्योंकि इससे हमारे फार्मर्स जो हैं उन पे इम्पैक्ट होगा। तो जहां पर फार्मर्स की बात आती है, या गरीबों की बात आती है, या ऐसे रिटेलर्स की बात आती है, तो रिटेलर्स को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, स्मॉल बिजनेसमैन को सरकार प्रोटेक्ट करती है। सो उस केस में गवर्नमेंट अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर एफडीआई। लेकिन अगर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है, तो 100% एफडीआई इज अलाउड। इट इज ऑल्सो अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के भी अंदर है। और उसके साथ साथ जो है एक पीएम एफएमई स्कीम है। व्हाट इज पीएम एफएमई स्कीम? सो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो ये क्या करेगा, ये ओडीओपी अप्रोच के थ्रू, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके प्रोडक्ट को, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी पीसीएस देते तब याद करने की जरूरत होती, अलीगढ़ से क्या आता है, अगर स्टेट पीसीएस देते तब। लेकिन यूपीएससी में याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया है फॉर प्रमोशन, और उस केस में क्या होगा, उस केस में 5 साल तक जो है अपग्रेडेशन होगा। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस केस में जो छोटे छोटे यूनिट है, जैसे कि होता है ना कि आपके मोहल्ले में एक आंटी होती है जिनकी अचार की फैक्ट्री उनके घर ही में चल रही है, या पापड़ की फैक्ट्री उनके घर ही में चल रही है, मिक्सचर की फैक्ट्री उनके घर में चल रही है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस टाइप की आंटी और अंकल्स को हेल्प करने के लिए, जो उनके माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए वो बेटर मशीन खरीदे, बेटर मार्केटिंग करे। ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। अब वो आंटी कर क्या रही है, वो आंटी दे रही है कच्चे पैकेट में, एंड शी इज सेलिंग डोर टू डोर इन द मोहल्ला, इन द कॉलोनी। अब पीएम एफएमई से क्या होगा, शी कैन गेट सम सपोर्ट, सम मनी, और वो क्या कर सकती है, बेटर पैकेज कर सकती है, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल सकती है, सुपरमार्केट्स को अप्रोच कर सकती है, फॉर्मलाइज कर सकती है। समझ रहे, फॉर्मलाइजेशन। ऐसे क्या होता है, कोई आंटी है थेपला बना के भेज रही है और व्हाट्सएप पे ले रही है, तो इट्स नॉट फॉर्मलाइज्ड। लेकिन वही आंटी अगर उसको मशीन में पैक करे और उसको बड़े बड़े सुपरमार्केट में बेचे, इट मींस इट इज फॉर्मलाइज। तो ये क्या कर रहे हैं, पीएमएफए में फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड इट इज यूजिंग द ओडीओपी अप्रोच, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। ओके, अब इसमें एक और है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, विच इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री संपदा योजना। संपदा योजना सभी ने सुना होगा,
इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस का फॉर्मलाइजेशन वाज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड. दिस इज सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है. और ये क्या करता है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिससे फार्म से लेके टू द कस्टमर, फार्म टू कंज्यूमर जो चेन है उसको बेटर किया जाएगा. ओके. और इसमें जो है बहुत थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस जो है, जिससे मेगा फूड पार्क्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट, कोल्ड चेन फॉर्मेशन, फूड सेफ्टी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें बना के किसान का जो पैसा है उसको इंक्रीज किया जाएगा. एंड दिस इज जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम. ओके, तो इसको याद रखिएगा. ऑलराइट, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है. तो इसमें कहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो रेडी टू ईट जो होता है ना एमटीआर का, अगर आप वो बना रहे हैं, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट रेडी टू ईट बना रहे हैं, वेजिटेबल बना रहे हैं, मोजरेला चीज बना रहे हैं, मरीन प्रोडक्ट से बना रहे हैं रेडी टू ईट. आरटी इज नॉट राइट टू एजुकेशन, दिस इज रेडी टू ईट. अगर आप रेडी टू ईट बना रहे हैं, सो यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. एग प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मीट, ये सारी चीजें भी कवर्ड है. और उसके साथ साथ अगर आप एक बड़े इंडियन ब्रांड हैं और आप बाहर बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का, जैसे बीकानेर का भुजिया जो है अमेरिका जा रहा है, दुबई जा रहा है, अगर आप ऐसे ब्रांड हैं विच इज ट्राइंग टू, इट्स अ बिग इंडियन ब्रांड बट इट इज ट्राइंग टू एक्सटेंड अब्रॉड, सो उस केस में भी आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा. सो पीएलआई में क्या होता है, प्रोडक्शन कोटा अगर आप फुलफिल करते हैं, सो उस बेसिस पे यू गेट सर्टेन इंसेंटिव, सरकार आपको जो है सब्सिडी देती है. इट्स अ वेरी थिन मार्जिन है कि नहीं. डब्ल्यूटीओ में इसकी कंप्लेन हो सकती है, हमारे एमएसपी और पीएलआई की बहुत कंप्लेन होती है. ओके, इस चीज को आप याद रखिए. ठीक है. उसके साथ साथ जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, याद है इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने बात की थी, व्हाट इज द पीएसएल. सो फॉर मेजोरिटी इट इज 40%, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये जो है 40% जो है अपना लोन रिजर्व करेंगे. मतलब क्या होता है पीएसएल का, 100 रुपीज अगर लोन एक बैंक दे सकता है, तो अगर 40% पीएसएल है, इट मीन्स रुपीज 40 विल बी रिजर्व्ड फॉर सर्टेन सेक्टर, जिनको पीएसएल सेक्टर कहेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ओके, प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर्स. सो पहले क्या होता था, एससी एसटी विमेन ये लोग थे, लेकिन लोन यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा था. फिर सरकार ने क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी, एमएसएमई, उनको ऐड करते गए, तो अब यूटिलाइजेशन हो रहा है. सर्टेन का पीएसएल कितना होता है, जैसे रीजनल रूरल बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव है, इन सब का 75% कर दिया, 75%. बाकी का कितना है, 40%. ओके, इन्होंने 40% बना रखा है. फॉरेन बैंक्स भी अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं विथ 20 ब्रांचेस और मोर, सो उनका भी 40% है. और अगर आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका 40% है. रीजनल रूरल बैंक है तो आपका कितना है, 75%. ठीक है. सो इस चीज को याद रखिएगा. तो पीएसएल में क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी ऐड किया गया है. ऑलराइट. और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो है 2006 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट लाया गया था. और ये किसके बेसिस पे था, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स. जो हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द फाओ, याद रखिएगा किस पे बेस्ड है, फाओ पे, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके बेसिस पे 2006 में फूड एंड सेफ्टी एक्ट आया था, जस्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है. एफएसएसएआई याद है, हमने बात की थी एफएसएसएआई, पहले भी बात कर रखी है, लेकिन ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया है, सो वो क्या कर रही है सरकार. सरकार ने सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो है फूड और एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ऐड कर दिया. आप अगर मान लिया कि कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, यू कैन गेट द लोन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम. उसके साथ साथ जो है आपको क्या कर रहे हैं, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. सो कोडेक्स स्टैंडर्ड से क्या होगा, अगर हम एज अ गवर्नमेंट हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारी एक्सपोर्टेबिलिटी बढ़ेगी. अगर हमारा स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अब देखिए क्या होता है ना, पहले इंडिया को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी बिकॉज यूरोप में रिजेक्ट हो गया था. हमारा ग्रेन्स जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में रिजेक्ट हो रहा था, तो बहुत एम्बैरेसमेंट था. उसके बाद हमने क्या किया, हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को मिनिमम अश्योर्ड गारंटी, जिसमें हम मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है उसको गारंटी कर रहे थे टू द एक्सपोर्टर्स, टू द बायर्स इन द फॉरेन कंट्री. उसके बाद जो है अब जाके बेटर हुआ है कंडीशन. सो हम क्या कर रहे हैं,
थ्रू द 2006 एक्ट कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हार्मोनाइज कर रहे हैं, अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जा रहे हैं। ओके, अब हम लास्ट में बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, निफ्टेम। ओके, सो निफ्टेम दो जगह है, कहाँ कहाँ है, एक हरियाणा में है, एक कुंडली करके जगह है हरियाणा में, और एक तमिलनाडु में है। तो इसके दो कैंपसेस हैं निफ्टेम के, और इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया रिसेंटली। इसको क्या दिया गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल दिया गया है, और ये किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर इसको रखा गया है। एक ये आप कह सकते हो कि दिस इज अ, यस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। निफ्टेम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। दो कैंपस हैं इसके, और ये क्या करता है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज देता है, एक हरियाणा में है और एक तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है फाइनल एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया क्या है। वर्ल्ड फूड इंडिया जो है ये क्या है, ये मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री जो आपका फूड प्रोसेसिंग है उसका मेगा इवेंट है। ये जो है एक इवेंट है जहां पर एग्जिबिटर्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स जो है, जैसे मान लिया कि आपकी कंपनी है ब्लेंडर्स की, तो आप इस इवेंट में जाके अपना ब्लेंडर्स दिखा सकते हैं कि देखो इससे फूड प्रोसेसिंग हो सकता है। अगर आप जो है कोल्ड स्टोरेज में काम करते हैं तो आप अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं, चिलर्स लगा सकते हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे इनका जो फ्रेंच फ्राइज को गर्म करने का जो तलने का वो होता है, बड़ा सा फ्रायर होता है, उसको बेचने का प्रोडक्ट होता है, ये सारी चीजें आप वर्ल्ड फूड इंडिया एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। और ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। और ये जो है आपके अलग अलग जगह पे होते रहता है। सो दिस इज योर इंटायर चैप्टर एंड वी हैव कंप्लीटेड बोथ, एग्रीकल्चर चैप्टर भी खत्म है, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर भी खत्म है। सो इसके बाद जो है वी कैन डू प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, 2-3 दिन की बात है, इट विल बी कंप्लीटेड। थोड़ा समय लगेगा, आप आई नो सम पीपल वे आर कमेंटिंग कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, बट 1000 पेज का है, बट ओके, बट जो है हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं।